बेटे, सीसीटी साप्ताहिक अभ्यास के अंतर्गत आज हम करेंगे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी कि 1857 ईस्वी में जो विद्रोह हुआ था, उसके पीछे कौन कौन से कारण थे, इसके विषय में आज हम जो सीसीटी साप्ताहिक अभ्यास के प्रश्न होते हैं, हम इसके बारे में विचार विमर्श करेंगे कि 1857 की क्रांति अर्थात भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था, उसके पीछे कौन कौन से कारण थे। यहाँ से हम शुरू करते हैं। देखिए, 1857 ईस्वी का विद्रोह कहें या भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, वह सिर्फ सिपाहियों के असंतोष से उपजी हुई चीज़ नहीं थी। वह वस्तुतः कंपनी के प्रशासन के विरुद्ध संचित होता है इकट्ठा करना, यानी कि कंपनी अर्थात अंग्रेजी शासन जो भारत में कायम था, उसके विरुद्ध बहुत सारी जनमानस के अंदर, लोगों के अंदर शिकायतें संचित इकट्ठा हो गई थी, एकत्रित हो गई थी। यानी कि जनता में बहुत सारी उनके खिलाफ शिकायतें थी, समस्याएं थी, परेशानियां थी। आगे देखिए, एक व्यापक असंतोष और विदेशी शासन के प्रति घृणा का परिणाम था। जो विद्रोह हुआ था 1857 का, वो सिर्फ सिपाहियों का असंतोष नहीं था, बल्कि और भी बहुत सारी शिकायतें थी, समस्याएं थी, परेशानियां थी, तकलीफ़ थी भारतीयों के दिलों में, दिमाग में, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध। आगे देखिए, इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण आर्थिक शोषण, जो अंग्रेज भारत में रहते हुए हमारा जो आर्थिक रूप से शोषण कर रहे थे, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा धन संपदा जो थी भारत से इंग्लैंड भेज रहे थे। पारंपरिक आर्थिक ताने बाने का संपूर्ण विनाश, जो सारा का सारा आर्थिक जो हमारे देश का ताना बाना था, उसका पूरी तरह से अंग्रेजी शासन ने विनाश कर दिया था, दोहन कर लिया था, शोषण कर लिया था। इसके अलावा बड़ी संख्या में किसानों, हस्तकारों, हथकरघा कारीगरों और पारंपरिक जमींदारों और प्रमुखों की निर्धनता थी। एक और कारण था। वो कौन सा कारण था? जो किसान थे, हस्तकार, हस्तकार मतलब जो हाथ के कारीगर थे, हथकरघा, जैसे कोई खेस बुनता था, कोई दरी बुनता था, और कोई शॉल वगैरह बुनता था। वो जो हाथ के कारीगर थे या हाथ से वस्त्र बनाने वाले थे, हथकरघा जो कारीगर थे, वो भी बड़े दुखी थे, परेशान थे, क्योंकि उनका भी जो व्यवसाय थे वो सारे के सारे चौपट हो गए थे। ब्रिटिश भूमि और राजस्व नीतियों के चलते बड़ी संख्या में किसानों और भूस्वामियों की जमीनें व्यापारियों और महाजनों के हाथों में चली गई। देखिए, ब्रिटिश भूमि और राजस्व नीतियों के चलते, यानी कि अंग्रेजों ने जो भूमि थी और जो राजस्व उनकी नीतियां थी,
उसके लिए जो जो उन्होंने कार्य किए या नीतियां बनाई, उससे भी भारतीय जो किसान थे, भूमि के स्वामी थे, जिनकी ज़मीनें थी, वो संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उनकी सारी की सारी जो ज़मीन जायदाद थी वो व्यापारियों और महाजनों के हाथों में चली गई थी। आगे देखिए, वे ऋण के बोझ के तले दब गए। इसके अलावा आम जनता प्रशासन के निचले स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार से काफ़ी पीड़ित थी। देखिए, एक कारण ये था कि जो आम लोग थे, किसान थे, छोटे भूस्वामी थे, जिनकी थोड़ी थोड़ी ज़मीनें थीं, वो सारे के सारे व्यापारियों और महाजनों के कर्ज के नीचे दब गए थे। ऋण, कर्ज के नीचे दब गए थे। इसके अलावा आम जनता प्रशासन के निचले स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार से काफ़ी पीड़ित थी। इसका अर्थ क्या है कि जो आम जनता थी वो अंग्रेजी शासन के निचले स्तर पर जो भ्रष्टाचार फैला हुआ था, रिश्वतखोरी फैली हुई थी, उससे आम जनता बड़ी दुखी थी। आगे देखिए, द्रोह, ये शब्द देखिए, एक नया शब्द हो सकता है आपके लिए। ये देखिए यहाँ ऐसे, ये है द्रोह, जटिल, कठिन, कठोर, अन्याय संगत कह सकते हैं। देखिए, ये न्यायिक तंत्र के कारण, आगे देखिए, न्याय तंत्र के कारण अमीर लोग गरीब लोगों का दमन करते और वे अपनी निरंतर बढ़ती गरीबी से हताश थे। हताश का मतलब होता है निराश, दुखी, परेशान। इसका मतलब क्या है? जो द्रोह यानी कि कठिन, कठोर, मुश्किल, जटिल जो न्यायिक प्रणाली थी, न्याय की प्रणाली जो थी, उससे क्या हुआ, जो अमीर लोग थे वो गरीबों का दमन करते थे और वे अपनी निरंतर बढ़ती गरीबी से हताश थे, दुखी थे, परेशान थे। आगे देखिए, भारतीय भारतीय समाज का मध्य और उच्च वर्ग प्रशासन के उच्चतर पदों से अपनी अनदेखी से परेशान था। मतलब जो भारतीय समाज जो है, उसके जो उच्च वर्ग के लोग थे या मध्य वर्ग के जो लोग थे, वो दुखी थे, क्योंकि उनकी मांग थी कि जो प्रशासन के ऊंचे पद हैं उन पर उनकी नियुक्ति नहीं हो रही है और उनको अनदेखा किया जा रहा है। इसीलिए वे लोग भी जो उच्च वर्ग के थे और मध्य वर्ग के थे, वे भी अंग्रेजी शासन से दुखी हो गए थे, परेशान हो गए थे। आगे देखिए, भारतीय शासकों के विस्थापन से कला और संस्कृति कर्मियों व धार्मिक उपदेशकों, पंडितों और मौलवियों का राज्य संरक्षण समाप्त हो गया था। बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये, समझिए इसको, कि जो भारतीय शासकों का विस्थापन, विस्थापन होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, या फिर उनका, जैसे आगे हम पढ़ेंगे, लैप्स की नीति के कारण उनके राज्य को हड़प लेना, उसकी वजह से जो उथल पुथल देशी रियासतों में हुई थी, उसकी वजह से भी जो आम जनता थी या जो एक विशेष वर्ग था, कौन, देखिए, कला और संस्कृति कर्मी, ठीक है, जो ये कहते थे कि जो ये कला और संस्कृति प्रेमी हैं भाई, जो छोटे छोटे जो रजवाड़े होते थे या
रियासतें होती थी उनमें जो कला या मनोरंजन के कार्यों से जुड़े हुए थे और उनको राजस्व का हिस्सा मिलता था, यानी कि वहाँ से उनको पगार मिलती थी, पैसा मिलता था। इसके अलावा देखिए धार्मिक उपदेशकों, पंडितों, यानी कि जो धर्म के उपदेश देने वाले थे, पंडित थे और मौलवी थे, ठीक है, वह उनका क्या हुआ, राज्य संरक्षण समाप्त हो गया। बड़ी महत्वपूर्ण बात थी कि जो सांस्कृतिक और कला प्रेमी थे, धार्मिक उपदेश देने वाले थे, पंडित थे, मौलवी थे, उनको राज्य की तरफ से जो पैसा मिलता था वो अब बंद हो गया था। और जब वो बंद हो गया तो उन लोगों ने आम जनता में इस चीज़ को फैलाया कि कहीं ना कहीं अंग्रेज लोग जो हैं हमारी धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक मान्यताओं में रोड़ा बन रहे हैं, उनके खिलाफ जा रहे हैं और हमारे साथ एक तरह से ये धार्मिक सांस्कृतिक खिलवाड़ कर रहे हैं। ये चीज़ उन मौलवियों ने, उन पंडितों ने, उन धार्मिक उपदेशकों ने आम जनता में भरी और अंग्रेज़ों के खिलाफ धीरे धीरे वो एक विद्रोह का रूप धारण कर गई। आगे देखिए, आगे है उन्होंने सरकार के विरुद्ध असंतोष को हवा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अतिरिक्त हड़प सिद्धांत यानी कि लैप्स की नीति, लैप्स की नीति में क्या था, ये लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की थी। इसके तहत क्या था कि अगर कोई भी भारतीय रियासत, कोई राजा अगर संतानहीन हो तो उसके राज्य को वो अंग्रेजी राज्य में मिला लेंगे। किसी भी राजा को दत्तक पुत्र अर्थात पुत्र गोद लेने की अनुमति नहीं थी और उसमें कई ऐसे राज्य थे जिनके पास कोई उत्तराधिकारी नहीं था। जैसे आप हम पढ़ते हैं बार बार झांसी की रानी, उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो उनको भय था कि हमारे राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। तो वो अपने राज्य को बचाने के लिए भी मजबूर कह लें या वो अपने राज्य को बचाना चाहते थे, इसलिए भी उन्होंने, ये भी एक कारण था, अंग्रेज़ों के विरुद्ध किसी भी राजा या शासक का लड़ना या हथियार उठाना, ये भी एक प्रमुख कारण था। आगे देखिए, इसमें क्या है, लॉर्ड जो डलहौजी हैं, ये ध्यान रखें आप सभी बच्चे, इस ध्यान रखिए, लॉर्ड डलहौजी ने लैप्स की नीति शुरू की थी जिसके तहत संतानहीन कोई भी राजा था अगर वो मर जाता था तो उसके राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता था। आगे देखिए, आगे क्या है, अंततः आम जनता के मन में भय और शंकाएं थी, इसी का परिणाम विद्रोह के रूप में सामने आया। तो ये चीज़ थी। अब हम इसको दोबारा पढ़ते हैं, एक बार देखिए, ऊपर से शुरू करते हैं हम। इसका मैं सार आपको समझा देता हूँ कि जो ये पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 का विद्रोह कहा जाता है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसे कहा जाता है, ये सिर्फ किसी सैनिक विद्रोह का परिणाम नहीं था, सिर्फ सैनिकों की असंतुष्टि नहीं थी कि जैसे हम बोलते हैं कि बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने सबसे पहले विद्रोह कर दिया था कि उनको चर्बी लगे हुए कारतूस दिए गए थे तो उन्होंने विद्रोह कर दिया, तो वो धीरे धीरे आग पूरे भारत में भड़क गई। सिर्फ ऐसा नहीं था, जो हमने ये पढ़ा है, चाहे किसान थे, चाहे आम जनता थी, चाहे सांस्कृतिक और कला प्रेमी थे, चाहे धार्मिक उपदेशक और पंडित थे या मौलवी थे, या फिर ऐसे शासक थे जो संतान विहीन थे, जिनको डर था कि हमारे राज्य को
अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। तो एक नहीं, बहुत सारे ये कारण थे जो हमने पढ़े, जिनकी वजह से 1857 ईस्वी में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम अर्थात पहला विद्रोह हुआ। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। मैं आपको यहाँ ऊपर ये दिखा देता हूँ, जैसे ये एक टिकट है, देखिए ये डाक टिकट है एक, यहाँ आपको अब स्पष्ट दिख रही होगी। ऊपर लिखा हुआ है 60, यानी कि 60 पैसे की ये टिकट है। प्रथम स्वाधीनता संग्राम ऊपर लिखा हुआ है, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। उसके ऊपर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर, ये लिखा हुआ रानी लक्ष्मीबाई। ये यहाँ इस चित्र में देखिए, यहाँ ये रानी लक्ष्मीबाई का चित्र है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बेगम हजरत महल, ये बेगम हजरत महल का चित्र है, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। आगे तात्या टोपे जी का नाम है, बहादुर शाह जफ़र का नाम है, मंगल पांडे का नाम है और नाना साहिब का नाम है, ठीक है। यहाँ देखिए, और इसके ऊपर लिखा हुआ है यहाँ नीचे 1988, ठीक है। अब आगे देखिए, ये डाक टिकट थी जो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की याद में जारी की गई। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न उत्तर की। देखिए पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 ईस्वी के संग्राम का कारण नहीं था। हमने ऊपर सारे कारण पढ़े हैं जो 1857 की क्रांति के कारण थे। अब इस प्रश्न में पूछा क्या गया है, ये पूछा गया है कि 1857 ईस्वी के संग्राम का कारण नहीं था, वो हमने बताना है। तो अगर हम बात करें आर्थिक ताने बाने का विध्वंस, ये तो था। लोकप्रिय शासन व्यवस्था, ये नहीं थी। विदेशी शासन के प्रति घृणा भी थी। न्यायतंत्र में फैला भ्रष्टाचार भी था। तो इसका उत्तर क्या होगा, ख, ठीक है, लोकप्रिय शासन व्यवस्था, ये इसका उत्तर होगा। आगे देखिए दूसरा प्रश्न, देखिए यहाँ ये दूसरा प्रश्न देखिए आप, किसानों और भूस्वामियों के असंतोष के कौन कौन से कारण थे। किसानों और भूस्वामियों के असंतोष के कारण बताने हैं। जमीनों और व्यापारियों और महाजनों के हाथों में चले जाना, बिल्कुल ठीक, ये भी कारण था। ऋण के बोझ तले दब जाना, ये भी ठीक था। खराब मौसम से उपज का नुकसान, ये गलत है। ब्रिटिश भूमि और राजस्व नीतियाँ, ये भी ठीक है, हमने ऊपर पढ़ा है। तो इसका मतलब तीसरा जो है, खराब मौसम से उपज का नुकसान, ये नहीं है, बाकी तीन है। तो इसका उत्तर क्या हुआ, बाकी देखेंगे हम, 1, 2 और 4, ये किस में है, 1, 2 और 4 तो इसमें है, घ में है। 1, 2 और 4, इसका मतलब इसका उत्तर घ है, 1, 2, 4, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे देखिए प्रश्न 3 में क्या है, निम्नलिखित जानकारी के लिए सही या गलत का चिन्ह लगाकर अपनी सूझबूझ का परिचय दें। आगे देखिए, पहला देखिए, ब्रिटिश भूमि व राजस्व नीतियों से किसानों व भूस्वामियों में असंतोष था, बिल्कुल ठीक। आम जनता अपने शासकों से संतुष्ट थी, ये नहीं, गलत, संतुष्ट नहीं थी जनता। भारतीय शासकों के विस्थापन से कला और संस्कृति का ह्रास हुआ, बिल्कुल ठीक, हुआ था। देशी रियासतों के विलय से लॉर्ड डलहौजी के प्रति नाराजगी थी, ये भी ठीक। यानी कि इसमें जो ख है वो गलत है, बाकी पहला, तीसरा और चौथा सही है, ठीक है। अब आगे देखिए,
आगे देखिए, चौथा प्रश्न देखिए यहाँ पे। निम्न शब्दों का उनके सही अर्थ के साथ मिलान करें। विनाश, विनाश का क्या होगा? क्षति, क्षति, विनाश, ह्रास, विध्वंस, एक ही बात है। तो हम इसको मिलाएंगे, विनाश को क्षति के साथ। ठीक है, आगे देखिए। व्याप्त, व्याप्त का मतलब फैला हुआ, व्याप्त, फैला हुआ। सिद्धांत, सिद्धांत का अर्थ है नीति, सिद्धांत, नीति। क्षोभ, व्याकुलता, बेचैनी, व्याकुलता, असंतोष, असंतुष्टि, नाराजगी। आगे देखिए, क्षोभ व्याकुलता के साथ, द्रोह, द्रोह, कठिन, कठोर, जटिल, मुश्किल। और शंका, संदेह, शंका, संदेह, शक, एक ही बात है। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न है। भारत के 1857 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक चले आज़ादी के संघर्ष में आम लोगों का क्या योगदान था? 1857 से लेकर 1947 ईस्वी तक आज़ादी के संघर्ष में आम लोगों का क्या योगदान था, ये आपने इसके अंदर लिख देना है। क्या योगदान था? मुख्य मुख्य बातें मैं बता रहा हूँ। तुम योगदान क्या था कि आम जनता ने, चाहे कभी भी कोई आंदोलन शुरू हुआ हो, चाहे कोई भी, चाहे 1857 से लेकर अब, वहाँ का कोई भी, मान लो कानपुर में नाना साहिब ने विद्रोह कर दिया, सिर्फ नाना साहिब थोड़ी लड़े, उनके साथ हजारों की संख्या में आम जनता थी। नाम चाहे नाना साहब का आ रहा है क्योंकि वो मुखिया थे, उन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया कानपुर में, लेकिन लड़ा कौन? आम जनता। तो ये जनता का सहयोग है, योगदान है, उसकी भूमिका है। और रही बात, चाहे फिर बाद में, चाहे 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, पूरे भारत में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ कि हम स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करेंगे, स्वदेशी वस्त्रों का प्रयोग करेंगे, विदेशी वस्तुओं का, वस्त्रों का त्याग करेंगे। तो उसमें सहयोग किसने किया? उसमें सारा का सारा योगदान किसका था? आम जनता का था। और सारा का सारा जो पालन किया, या जो मातृभूमि की सेवा की, या उनके लिए बलिदान दिए, आम लोगों ने ही दिए। नेता तो बहुत कम मारे गए थे, नेता तो बहुत कम उसमें शहीद हुए थे। जितने भी ज़्यादातर शहीद हुए तो वो आम जनता, आम पब्लिक, आम लोग ही उसमें मारे गए थे। ये सारा का सारा आम जनता का संघर्ष था आज़ादी की लड़ाई में, 1857 से लेकर 1947 तक। चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन हो, चाहे असहयोग आंदोलन हो, ठीक है, चाहे दांडी यात्रा, कुछ भी है, हर 1857 से लेकर 1947 तक जितने भी अपना जो संघर्ष रहा है इस देश की आज़ादी के लिए, उसमें सारा का सारा आम जनता का बलिदान रहा है, उन्हीं का सहयोग रहा है, उन्हीं का त्याग रहा है। तो उम्मीद है आप सभी बच्चों को ये जो साप्ताहिक सीसीटी का हमारा पाठ्यक्रम था वो आपको समझ में आया होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं यहीं पर अपने इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। धन्यवाद।